कई बार आपने तो इसका मीडिया मतलब पे है देखा होगा कि पेशेंट हॉस्पिटल में चला गया पैर की नस का ऑपरेशन करने और उसके बाद उसकी डेथ हो गई, या फिर किडनी फेलियर हो गया और उसके बाद उसकी डेथ हो गई, तो इसका और मतलब है फिर बहुत सारा वायलेंस हो जाता है। तो ऐसे न्यूज़ क्यों सुनाई देते हैं? कोई लॉजिक समझ में आता है आपको कभी? मतलब आपने सोचा होगा कि यार पैर की वजह से पेशेंट की जान कैसे जा सकती है? तो लेट मी एक्सप्लेन इट। आर्टरी में अचानक थक्का बनने से खून की सप्लाई पूरी तरह रुक जाती है। इससे असहनीय दर्द और पल्स गायब हो सकती है। अगर 6 से 8 घंटे में खून का बहाव शुरू नहीं हुआ तो त्वचा का रंग सफ़ेद से नीला और फिर काला हो जाता है। काला रंग यानी हमेशा के लिए नुकसान। एक बार जब काला रंग आ जाए तो इसका मतलब है कि टिश्यू मर चुके हैं। अब कोई भी ऑपरेशन आपके अंग को नहीं बचा सकता, केवल अंग काटना ही एकमात्र विकल्प बचता है। मैं अपने ऑलमोस्ट हर वीडियो में एक ऑपरेशन का जिक्र करता हूँ, बाईपास सर्जरी। दोस्तों, ये बाईपास सर्जरी जो होती है वो सिर्फ क्या हार्ट के लिए ही होती है? ऐसा नहीं है दोस्तों। बाईपास सर्जरी तो नस के ऊपर होती है। तो वो नस हार्ट की भी हो सकती है, ब्रेन की हो सकती है, हाथ की हो सकती है, पैर की हो सकती है, पेट में जो नसें होती है उनकी भी हो सकती है। तो बाईपास सर्जरी का दोस्तों मतलब क्या होता है? बाईपास सर्जरी का मतलब होता है कि आपके शरीर में जो खून की नस है उसमें कहीं ना कहीं रुकावट आ चुकी है, और उसकी वजह से वो खून की नस जो है वो आगे जाकर ब्लड सप्लाई नहीं दे पा रही है। तो उस रुकावट को हम दूसरा रास्ता बना के उस रुकावट को दूर करते हैं और आगे ब्लड सप्लाई जाने के लिए नया रास्ता बनाते हैं, इसलिए हम इसको बाईपास बोलते हैं। जैसे हमने इतने दिनों तक हार्ट की नसों के बारे में बात किया, उसके ऑपरेशन के बारे में बात किया, वैसे ही आज हम हाथ की नसें और पैर की नसें इनके बारे में बात करेंगे। तो इन नसों में क्या क्या बीमारियां होती है इसके बारे में थोड़ा विस्तृत में बातें करेंगे। मैं हूँ डॉक्टर गायकवाड़, आपका अपना हार्ट सर्जन, और आज मैं ये पेरिफेरल वैस्कुलर डिसीज़ टॉपिक जो है उसके ऊपर बात करने वाला हूँ। तो दोस्तों, ये काफ़ी वास्ट टॉपिक है और ये जनरली वैस्कुलर सर्जरी नाम के सर्जन्स के अंडर आता है, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं CVTS सर्जन हूँ, मतलब कार्डियो वैस्कुलर एंड थोरेसिक सर्जन हूँ। तो हाथ की या पैर की नसों का भी कोई इशू होगा तो वो पेशेंट हमें ही रेफ़र किए जाते हैं। तो वैस्कुलर सर्जरी वैसे टॉपिक बहुत बड़ा है दोस्तों, और इसके लिए मैं बीमारियाँ डिटेल में समझने के लिए इसको दो हिस्सों में बांट रहा हूँ। एक होता है कि एक्यूट प्रॉब्लम्स, मतलब जिसमें इमरजेंसी आपको रहती है, और दूसरा होता है क्रॉनिक प्रॉब्लम्स। एक्यूट मतलब क्या है कि खून का थक्का है कोई, वो आपकी हाथ की या पैर की नस में अटका हुआ है और उसकी वजह से हाथ या पैर परमानेंटली डैमेज होने का चांस है और उसको काटने की ज़रूरत पड़ सकती है, वो वाली बीमारी। और दूसरा होता है कि जैसे ही हार्ट में कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ होता है, उसी तरीके से हाथ या पैर की नसों में भी एथेरोस्क्लेरोटिक डिसीज़ हो सकता है और उसके लिए बाईपास ऑपरेशन करना पड़ सकता है। तो मैं आज सिर्फ थ्रोम्बोएम्बोलिज्म ऑफ अपर लिम एंड लोअर लिम आर्टरीज के ऊपर बात करूंगा। ये भी आपके शरीर में आर्टरी या धमनी होती है, वो हार्ट का जो बाएं बगल होता है, यहाँ से ये जो लाल रंग की आपको आर्टरी दिख रही है इसको हम एओर्टा बोलते हैं, या महाधमनी होती है, उसकी ब्रांच होती है, और वो आपके शरीर के हर हिस्से को वो ब्लड सप्लाई देती है। तो आजकल हमें जो पेशेंट ज़्यादातर रेफ़र होते हैं थ्रोम्बोएम्बोलिज्म के फिनोमिना के, तो वो ज़्यादातर पैर की नसों के पेशेंट रेफ़र होते हैं। तो कहीं पर ट्रॉमा हो जाता है, मतलब आपका कहीं एक्सीडेंट हो गया और पेशेंट की हड्डी फ्रैक्चर हो गई, तो वो जो हड्डी होती है उसके साथ ही ये खून की नसें भी होती है, आर्टरीज होती है, वो हड्डी फ्रैक्चर होने की वजह से वो आर्टरीज भी रप्चर हो जाती है या उनमें फंस जाती है, और उसके चलते वहाँ पर सबसे पहले तो बहुत सारा ब्लीडिंग होता है, और ब्लड लॉस होने के बाद बॉडी का एक नेचुरल मैकेनिज्म होता है, इसको हम क्लॉटिंग बोलते हैं। तो नस में आगे जाने वाला प्रवाह, ब्लड फ्लो बंद हो जाता है। दूसरी बात है दोस्तों, ये जो हार्ट है आपका, लेफ्ट साइड जो हार्ट का है, यहाँ से ब्लड पूरे शरीर में पंप होता है, तो कभी कभी यहाँ पर भी खून के थक्के जमा हो जाते हैं। आपके हार्ट की गति अगर
इरेगुलर हो जाए, एरिथमियाज हो जाए, तो आपके हार्ट में जैसे पानी के वर्लपुल बनते हैं भंवरे, वैसे ब्लड के भी वर्लपुल बनते हैं और उसके चलते वहाँ पर खून के थक्का जमा हो जाता है और वो खून का थक्का इन नसों में आगे जाके फंस सकता है। ये दूसरा कारण होता है। तीसरा कारण हो सकता है दोस्तों कि कुछ पेशेंट्स में जो ब्लड थिनर नेचुरल केमिकल्स होते हैं आपके शरीर में, कुछ मैं आपको नाम बता रहा हूँ यहाँ पर, उसकी मात्रा में कमी आ जाती है, या फिर वो जो फैक्टर्स होते हैं वो केमिकल वो सही से काम करना बंद कर देते हैं। कोई भी डिसऑर्डर, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो सकती है और उसके चलते भी आपके नसों में खून की गुठलियाँ बन जाती है। तो ये दोस्तों हाइपर कोएगुलेबिलिटी के कुछ मेजर रीजंस है जिसकी वजह से आपके खून की नसों में प्रवाह बंद हो सकता है। अभी दोस्तों मेरा ये हाथ है, इसको कोई यहाँ पर रस्सी से बांध दे तो यूजुअली 4 से 5 घंटे तक मेरे हाथ में कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन 5 घंटे के बाद धीरे धीरे मेरे हाथ की जहाँ से रस्सी बांधी है उसके आगे वाला एरिया ब्लड सप्लाई ना मिलने की वजह से वहाँ की सेल्स का डेथ चालू हो जाता है और ये बात वो परमानेंट गैंग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है। एक बार गैंग्रीन हो गया तो आप अगर ऑपरेशन भी करोगे और वो सक्सेसफुल भी हो जाए तो भी आपका हाथ या पैर बचा नहीं जा सकता, उसको एम्पुटेशन करना ही पड़ता है एंड इट्स अ वेरी बिग लॉस। तो दोस्तों ये बहुत ही कॉमन डिसऑर्डर है और इसका बहुत सारे डॉक्टर्स को भी नॉलेज नहीं होता है कि इसमें एक सिंपल सर्जरी की जा सकती है 1-2 घंटे की और उससे आपका हाथ या पैर बचाया जा सकता है। तो इसको मैंने जिस तरीके से क्लिनिकल सिम्टम आपको बताए वो आपने पहचानने हैं, और अगर आप कोई डॉक्टर के पास गए हो तो वो आपकी नाड़ी चेक करेंगे, हाथ की ये जो नसें होती है, पैर की नसें होती है, हर जगह पे आपकी पल्स पाल्पेबल होती है। तो ये नाड़ी चेक करने के बाद उनको पता चलेगा कि वहाँ पर पल्स एब्सेंट है और उसके बाद उनके दिमाग में तुरंत ये डायग्नोसिस आ जाता है। उसके बाद क्या करते हैं हम, 2 मेजर टेस्ट होते हैं। सोनोग्राफी कर सकते हो आप, सोनोग्राफी से भी आपको पता चलेगा कि आर्टेरियल डॉपलर पे आपको सिग्नल्स दिखाई नहीं देंगे, सिग्नल्स विल बी कम्प्लीटली एब्सेंट। लेकिन सोनोग्राफी पे सिग्नल सिर्फ एब्सेंट होने से हमें कोई ज़्यादा उससे मदद नहीं मिलती दोस्तों। सर्जन्स को सर्जरी अगर प्लान करनी है तो उनको पूरा का पूरा वैस्कुलर ट्री ऊपर से नीचे तक देखना बहुत ज़रूरी होता है और इसलिए हम सारे पेशेंट्स में सीटी एंजियोग्राफी का एडवाइस करते हैं, अपर लिम्ब हो या लोअर लिम्ब हो। सीटी एंजियोग्राफी से होता क्या है दोस्तों कि हमें खून का थक्का जो है वो अंदर कितनी लंबाई तक, मतलब कहाँ से स्टार्ट हुआ है और कहाँ तक ख़त्म हो रहा है, वो पूरा उसका एक्सटेंट पता चलता है और उसके बाद हमें उस हिसाब से ऑपरेटिव प्लान बनाना पड़ सकता है। अभी तक मैंने जो आपको पूरा डिसीज़ प्रोसेस एक्सप्लेन किया उसको हम मेडिकल लैंग्वेज में थ्रोम्बोएम्बोलिज्म ऑफ पेरिफेरल आर्टरीज बोलते हैं और इसको ट्रीट करने के लिए आपको सर्जरी करनी पड़ती है दोस्तों, उसको हम थ्रोम्बोएम्बोलिक्टोमी बोलते हैं, इमरजेंसी थ्रोम्बोएम्बोलिक्टोमी। यूजुअली हार्ट में और ब्रेन में अगर इस टाइप की खून की गुठली अगर फंस जाए तो उसमें हम दवा देके, मतलब थ्रोम्बोलिसिस करके बिना ऑपरेशन के भी उसको पिघला सकते हैं। और यही चीज़ अगर आपको हाथ में और पैर में अगर करना है तो आप इसको थ्रोम्बोलिसिस नहीं कर सकते। इसका रीज़न ये होता है दोस्तों कि हाथ या पैर की नसों की साइज़ काफ़ी बड़ी होती है, लगभग 6 से 7 मिलीमीटर साइज़ की ये खून की नसें होती है, तो उनमें अगर कोई ब्लड क्लॉट फंस गया होगा तो उसका साइज़ भी उतना ही बड़ा होता है। तो अगर उसको आप थ्रोम्बोलाइज करोगे तो उससे वो जो कचरा, मतलब जो थ्रोम्बोस स्प्रेड हो जाएगा, उसके छोटे छोटे पार्टिकल से वो आगे जाके फंस ही जाते हैं। इसलिए थ्रोम्बोलाइसिस अपर लिम्ब में या लोअर लिम्ब में कोई प्रेफर नहीं करता है और उसमें सर्जरी ही बताई जाती है। तो एम्बोलिक्टोमी सर्जरी समझना है तो सबसे पहले आप एक कैथेटर, जिसको हम फोगार्टी कैथेटर बोलते हैं, इसका स्ट्रक्चर आपको समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसी कैथेटर से हम ये नसों की साफ सफाई और ब्लड क्लॉट निकालने का काम करते हैं। ये फोगार्टी कैथेटर होता है, एक पतली सी तार जैसी पाइप होती है जिसके अंदर 2 चैनल्स होते हैं। तो पहला जो चैनल होता है दोस्तों वो सिर्फ और सिर्फ आप खून की नस में जिसमें ब्लॉकेज है, उस जहाँ पर ब्लॉकेज है उसके ऊपर हम लोग एक चीरा दे देते हैं और वहाँ से हम लोग वो कैथेटर एंट्री करते हैं। वो कैथेटर पतला होने की वजह से उस आर्टरी में इजीली चला जाता है स्मूथली और वो क्लॉट को भी चीर देता है और उसके आगे पार हो जाता है, आर पार हो जाता है। तो हम लोग सीटी स्कैन के हिसाब से डिसाइड करते हैं कि कैथेटर की लंबाई अंदर कहाँ तक इंसर्ट करनी है। एक बार वो कैथेटर उस क्लॉट के पार चला जाए तो उसके बाद जो कैथेटर में दूसरा चैनल होता है या दूसरा ल्यूमेन, उसमें आप सलाइन या पानी अगर डाल दो, मतलब ऊपर से सिरिंज से प्रेस करो तो आगे ये कैथेटर इस तरीके से
एक बलून के रूप में फूल जाता है। अभी होता क्या है दोस्तों कि ये बलून हम इसी तरीके से इन्फ्लेटेड या फुला के रख के धीरे धीरे कैथेटर पीछे खींचना चालू करते हैं। इसको हम ट्रैक्शन बोलते हैं। ये ट्रैक्शन देते देते बलून जब इस ब्लड क्लॉट के नज़दीक आता है तो ब्लड क्लॉट नहीं बनी रहती है, इसलिए उस आर्टरी की वॉल को उतनी टाइट फंसी नहीं रहती है। वो धीरे धीरे वो एक प्लेन बन जाता है और ये बलून उस क्लॉट को अपने साथ पकड़ के धीरे धीरे डिस्प्लेस करने चालू करता है। और आप जैसे ही इस आर्टरी में जहाँ से आपने एंट्री किया था वहाँ तक आप आओगे तो ये ब्लड का क्लॉट बलून के साथ फट करके बाहर निकल जाता है और वहाँ पर एक स्प्लैश ऑफ ब्लड उड़ जाता है। एंड इट्स अ वेरी सेटिस्फाइंग, वेरी थ्रिलिंग, बहुत मज़ेदार मोमेंट होता है दोस्तों। आई जस्ट लव दिस ऑपरेशन। ये इमरजेंसी में हम करते हैं और जैसे ही ये क्लॉट निकल जाती है ना, वो नदी की तरह वहाँ पर खून बहने लगता है, पेशेंट का हाथ या पैर बच जाता है। इट्स वेरी सेटिस्फाइंग, मज़ा आता है दोस्तों। यूजुअली ये जो ऑपरेशन होता है इसमें पेशेंट को जनरल एनेस्थेशिया या वेंटिलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप रीजनल एनेस्थेशिया, स्पाइनल एनेस्थेशिया देके या ब्लॉक देके भी इसको आप इजीली कर सकते हो। ऑपरेशन में इन जनरली 1 से 1.5 घंटा लग जाता है और अगर पेशेंट को 6 से 8 घंटे के अंदर सिम्टम ऑनसेट से अगर हमारे पास लेके आ जाओ तो सक्सेस रेट 100% के नज़दीक है। मतलब आपका हाथ या पैर बचेगा ही बचेगा। ठीक है, तो दोस्तों सिंपल प्रोसीजर है, लेकिन नॉलेज नहीं होगा तो आप सोचिए किसी का हाथ या पैर कट सकता है एंड इट्स वेरी डेंजरस। इसमें ब्लड लॉस यूजुअली 100 ml तक हो जाता है, तो ज़्यादा टेंशन वाली बात भी नहीं है। अब दोस्तों इसके विपरीत बात करते हैं कि कुछ लोग 2 दिन 3 दिन तक उसको वैसे ही लेके बैठते हैं कि हमको ऑपरेशन नहीं करवाना है, या किसी को नॉलेज नहीं होता है, किसी को रेफर ही नहीं किया जाता आगे। तो उसमें होता क्या है दोस्तों, कई बार आपने मीडिया पे देखा होगा कि पेशेंट हॉस्पिटल में चला गया पैर की नस का ऑपरेशन करने और उसके बाद उसकी डेथ हो गई, या फिर किडनी फेलियर हो गया और उसके बाद उसकी डेथ हो गई और फिर बहुत सारा वायलेंस हो जाता है। तो ऐसे न्यूज़ क्यों सुनाई देते हैं? कोई लॉजिक समझ में आता है आपको कभी? मतलब आपने सोचा होगा कि यार पैर की वजह से पेशेंट की जान कैसे जा सकती है? तो लेट मी एक्सप्लेन इट। दोस्तों खून की नस कोई भी जब बंद हो जाती है तो उसके बाद आगे का जो टिश्यू है, ऑर्गन है, वो डैमेज होने लगता है। अब ये आपका हाथ हो या पैर हो, वहाँ की खून की नस अगर बंद हो जाए तो आगे वो पैर आपका उतना डैमेज होना चालू होता है। अभी पैर में मैक्सिमम क्या होता है? मैक्सिमम मसल होता है दोस्तों। मसल जो होते हैं उसके सेल्स के अंदर पोटेशियम बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। तो जैसे ही ये सेल्स का डेथ चालू हो जाता है तो ये पोटेशियम वहाँ से फ्री हो जाता है और ये पोटेशियम आपकी खून की नस में, अशुद्ध रक्त की जो खून की नसें वेन्स होती है उसके ब्लड में उतर जाता है और वहाँ से वो हार्ट की तरफ पहुँच जाता है। पोटेशियम अगर 5.5 से ब्लड में ज़्यादा रहेगा तो आपके हार्ट के लिए बहुत ही डेंजरस हो सकता है। हार्ट में सीरियस एरिथमियाज क्रिएट कर सकता है। हार्ट का रेट 250-300 से ऊपर लेकर जाके वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन जैसे एरिथमियाज क्रिएट कर सकता है। उससे पेशेंट की डेथ हो सकती है, पहली बात। दूसरी बात यह है दोस्तों कि ये जो मसल है उसकी डेथ होती है तो वहाँ से बहुत सारे टॉक्सिन्स रिलीज हो जाते हैं। मसल के फाइबर होते हैं, उससे एक अलग अलग प्रोटीन्स क्रिएट हो जाते हैं। तो ये जो प्रोटीन्स होते हैं वो फाइनली किडनी की तरफ जाते हैं फिल्टर होने के लिए, ताकि वो यूरिन में बाहर निकाले जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों किडनी एक माइक्रो फिल्टर है आपके शरीर में। तो धीरे धीरे क्या हो जाता है कि ये किडनी के फिल्टर में ये सारे फाइबर फंस जाते हैं और उसकी वजह से किडनी में एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस नाम की एक एंटिटी या एक प्रोसेस हो जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट की किडनी भी फेल हो जाती है और फाइनली पेशेंट की डेथ हो जाती है। तो सुनने में कितना अजीब लगता है कि पैर की ट्रीटमेंट कराने चले गए लेकिन पेशेंट की डेथ हो गई। तो ये चीज़ अवॉइड होने के लिए क्या करना चाहिए दोस्तों? अगर कोई भी पेशेंट 2 या 3 दिन के बाद डॉक्टर के पास पहुंच चुका है, वैस्कुलर सर्जन हो, जनरल सर्जन हो, और उसका पैर हिल नहीं रहा है, पूरा स्किन, पूरा मसल अंदर अगर डेथ दिखाई दे रहा है, डिवाइटलाइज टिश्यू है, मतलब जिसका ऑपरेशन करके भी वापस नहीं आ सकता, तो उसका एम्पुटेशन करना बहुत ज़रूरी है। उसको वहाँ से काटना बहुत ज़रूरी है ताकि ये जो पोटेशियम लोड है वो आपके ब्लड का कम हो सके और पेशेंट की एटलीस्ट जान बच जाए। पैर के चक्कर में पेशेंट की मौत नहीं होनी चाहिए। तो इट्स अ वेरी सीरियस मैटर दोस्तों। तो दोस्तों थ्रोम्बोएम्बोलिज्म के ऊपर आज के टॉपिक में यही था। तो आपको कोई भी डाउट्स है तो मेरे साथ बने रहिएगा। वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।